नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके। कब कहां कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं और सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अपने फाइनेंसेस को प्लान करने के लिए, सब बातें योर मनी आपको सिखाता है। आप आ सकते हैं योर मनी में, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। हमारे साथ आज रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद है। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज हम बात करेंगे कि जो आमतौर पे जब हम पोर्टफोलियो पर हमारे व्यूअर्स को राय देते हैं तो काफ़ी बार रिडीम करने का सजेशन भी देते हैं और किसी भी पर्टिकुलर स्कीम को स्विच करने की भी सलाह देते हैं। वो स्कीम्स रिकमेंड करते हैं जो बेटर परफॉर्म कर रही होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड रिडीमिंग या स्विचिंग होती क्या है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाते हैं। तो मिस्टर रुंगटा बताइए, म्यूचुअल फंड्स में स्विच जब हम करते हैं या जब रिडीम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोसेस है, समझाइए। ओके, सो दीपाली, ये एक प्रोसीजरल इश्यूज है कि भाई आप जब स्विच करते हैं, विच मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट एक XYZ म्यूचुअल फंड है, उसकी कोई भी एक स्कीम में है। अब आप स्विच करते हैं मतलब आपको उसी फंड हाउस की वो स्कीम में से आप सेम फंड हाउस की दूसरी स्कीम में अपने पैसे शिफ्ट करना चाहते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, आपका STP होगा या आपको एक पहली वाली स्कीम से खुश नहीं होंगे या जो भी कारण है। स्विच जब आप करते हैं, आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में से उसी म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर हो जाता है और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता नहीं है, ये इंटरनली उन दोनों स्कीम्स में ही स्विच हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन स्कीम ए एंड स्कीम बी। जब आप रिडीम करते हैं, रिडेम्पशन का मतलब ये है कि आप अपने यूनिट्स बेचे हैं और वो सेल प्रोसीड्स, जब आपने यूनिट्स रिडीम कर ली, वो सारे सेल प्रोसीड्स आपके बैंक में आपको पैसा क्रेडिट आ जाएगा। हालांकि जब आप स्विच करते हैं, उसका भी प्रोसेस अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो यही होता है कि आपने एक स्कीम में जिसमें इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से आपने यूनिट्स बेचे हैं और दूसरी स्कीम में आपने यूनिट्स खरीदे हैं। तो प्रोसेस वही है, सिर्फ इतना है कि पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आता है और ये इंटरनली उसी फंड हाउस की दो स्कीम के बीच में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्विच और रिडेम्पशन में ये बेसिक एलिमेंट है। अब 3-4 चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जब अगर स्विच कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, आप अपने पैसे, अपने यूनिट्स बेच रहे हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके ऊपर अगर एग्जिट लोड लगता है, जो स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे अगर मिनिमम होल्डिंग पीरियड है और वो आपने पूरा नहीं किया है तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। अगर आपका कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस, जो भी आपका टैक्स इंप्लीकेशन है वो भी आप पे लागू होगा। आप अगर रिडेम्पशन कर रहे हैं सिर्फ फास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए या कोई ऐसा देखते हुए कि मुझे रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं स्विच कर रहा हूँ, तो ये टाइम पे आपको थोड़ा सा अपने गोल्स पे फोकस करना होगा, टाइम होराइजन ध्यान में रखना होगा और सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हुए आपको स्विच नहीं करना है, क्योंकि फंड के साइकिल अलग अलग होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। एक पॉइंट और आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जब आप जब स्विच करते हैं तो आपको जो NAV मिलेगी वो आपको NAV मिलेगी उस दिन की, जैसे तो पहले आपकी जो सेल की NAV है वो है आज की। मान लीजिए आपने 3 बजे से पहले आपने स्विच का रिक्वेस्ट दे दिया, तो जो यूनिट रिडीम होगी वो आज की NAV पे होगी। और मान लीजिए T+1 का साइकिल है, जो रिडेम्पशन, अब मान लीजिए इसका पैसा आपको T+1 में आना था, तो जो अगली स्कीम में जिसमें आपका पैसा ट्रांसफर होगा वो अगले दिन की NAV आपको मिलेगी। तो ये 3-4 चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आपको स्विच और रिडेम्पशन का जो टैक्स इंप्लीकेशन, एग्जिट लोड, कौन सी NAV मिलेगी, इस पे आपको पूरी तरह से आपको जानकारी प्राप्त करके ही फिर आप एग्जीक्यूशन करेंगे, नहीं तो इसका इम्पैक्ट आप पे बाद में आ सकता है। अच्छा, एक चीज और मिस्टर रुंगटा, आपने हालांकि बताया डेट, इक्विटी और तमाम बातें। ELSS स्कीम्स में भी क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो वहां पर क्या नॉर्म्स हैं जब स्विचिंग की बात की जाती है या रिडेम्पशन की बात की जाती है? दूसरा, टैक्स इम्प्लीकेशंस, इक्विटी, डेट या ELSS तीनों कैटेगरीज में क्या अलग अलग है? जी हाँ, तो दीपाली, अगर आप ELSS में इन्वेस्टेड हैं तो जब तक लॉक इन पीरियड है, आपका 3 साल का जो लॉक इन है, आप उन यूनिट्स को ना ही स्विच कर सकते हैं ना ही उन्हें रिडीम कर सकते हैं। तो स्विचिंग आपको ELSS में अगर लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, उतने ही यूनिट्स पे आप उनका स्विच या रिडेम्पशन कर सकते हैं। जहां तक टैक्सेशन की बात है, जैसे मैंने कहा कि स्विच या रिडेम्पशन दोनों का फर्स्ट लेग यही है कि आपने अपने यूनिट्स बेचे हैं। अगर आप अपने यूनिट्स बेच देते हैं, सेल करते हैं, विच इज रिडेम्पशन,
तो उस पर जो भी टैक्स इम्प्लीकेशन है वो आना है। तो डेट फंड्स में अभी जो नए नियम है, हम अगर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज हटा दें और जो नए नियम है 1 अप्रैल 2023 से जो नियम है वो ये है कि आपका जो भी गेन्स होगा, अगर आपने ऐसी कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया जिसमें इक्विटी एलोकेशन 35% से नीचे है, तो पूरा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ही माना जाएगा, उसमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है नहीं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च 2023 के पहले किए हैं तो उस पर आपको ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है, विच मीन्स उस पे उन यूनिट्स पे जो भी गेन्स होगा आपको वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग ऑन योर होल्डिंग पीरियड और टैक्स उस हिसाब से लगेगा। तो और ईएलएसएस में जैसे मैंने कहा इट्स एन इक्विटी स्कीम, तो आपका जो भी टैक्सेशन है वो इक्विटी स्कीम के हिसाब से लगेगा, विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1 साल के नीचे अगर आपने होल्ड किया है तो 15% है, और 1 साल के ऊपर किया है तो 10% है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको फर्स्ट 1 लाख तक एक्सेम्प्टेड है। तो ये आपके रहेंगे टैक्स इंपैक्ट ऑन स्विचिंग और रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी और डेट स्कीम्स। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का रिडम्पशन या फिर स्विचिंग को लेकर, क्या प्रोसेस को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। चलिए, अब फटाफट से क्वेश्चंस को लेते हैं। सुनील जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। मैम मेरी क्वेरी ये थी। नमस्ते, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैंने ना 2 साल पहले एक इसमें एसबीआई के जो शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड है ना उसमें इन्वेस्ट किया था। 12 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसका ना सिर्फ मैं 1 लाख रुपया 2 साल में प्रॉफिट कमा पाया हूँ। तो मेरे ख्याल से दैट इज ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। तो मेरा सर मैम इसमें ये क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अभी स्विच करूं तो किस स्कीम में करूं ताकि मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा सकूं, और मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मेरी मैं रिस्क फ्री रखनी चाहता हूं। ओके, तो अभी आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैम मैं जो ये मेरे पैसे हैं ये मैं सारे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ओके, जो आपने बेसिकली एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड से जो निकाले हैं, करेक्ट? इसमें निकाले नहीं अभी, पड़े हैं इसमें, लेकिन मैं निकाल लूंगा अगर मेरे को अब कोई बेटर स्कीम बताएंगे। अच्छा, ठीक है। तो मिस्टर रुंगटा, आपने सवाल सुना, इनका क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? फिलहाल इन्होंने एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसे डाले हुए हैं, लेकिन ये उसकी परफॉर्मेंस से डेफिनेटली खुश नहीं है, तो उससे निकाल सकते हैं और जानना चाहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ बेटर रिटर्न्स कमा सके। जी हाँ सुनील जी, आपका जो कंसर्न है बहुत ही वैलिड है कि लास्ट 2 साल में आपको अपने डेट स्कीम्स में रिटर्न जो मिला है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट के आसपास मिला, तो आपका जो रिटर्न है वो करीबन 4% के आसपास सालाना है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट डेट फंड्स में कोई भी रिटर्न जो आपको मिलेगा उसमें एक ऑफ कोर्स जो कूपन रेट से पेमेंट आना है वो है, और दूसरा अगर मार्केट में इकोनॉमी में रादर इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट आपके डेट फंड के रिटर्न्स पे आता है। तो हमने पिछले 2 साल में देखा कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में इकोनॉमी में बढ़ते गए हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है डेट म्यूचुअल फंड्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उन पर असर उल्टा आता है। इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके डेट म्यूचुअल फंड्स में से जो रिटर्न्स है वो आपको घटते हुए दिखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट घटता होगा तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद बनती है। आपने अपने क्वेरी में ये भी कहा था कि आप ये म्यूचुअल फंड समझते नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखकर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में ना लगाएं। आप ऑलरेडी 57 ईयर्स के हैं, और अगर आप ये डेट फंड्स की फंक्शनिंग नहीं समझते हैं तो ये हमेशा आपके मन में डाउट रहता रहेगा कि आप क्या जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और आप शायद उस चीज से परेशान रहेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप अभी आपके पास एक मौका है कि आप फिक्स डिपॉजिट जैसी कोई स्कीम्स में लगा दें पैसे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट पीक पे है या हाई है, तो आपको ब्याज दरें भी जो फिक्स डिपॉजिट पे या पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स डिपॉजिट पे मिल रही हैं वो 7.5-8% के आसपास है। तो आप अभी उस फिक्स डिपॉजिट पे अगर पैसे लगाते हैं तो आपका रिटर्न जो है फिक्स हो जाएगा और आपको पता होगा कि कितना मिलना है, तो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से आपको परेशानी नहीं होगी। तो मेरा सुझाव होगा कि आप अभी फिक्स डिपॉजिट्स ले लें, अच्छी सी बैंक ढूंढें या कोई पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स में आप अपने पैसे लगा लें, और उसमें आप क्वार्टरली इंटरेस्ट, ईयरली, जैसे आपको चाहिए कंपाउंड, आपको क्यूमुलेटिव ऑप्शन चाहिए वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ प्रशांत चौहान हैं पुणे से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते दीपाली जी, नमस्ते। प्रशांत चौहान बात कर रहा हूँ पुणे से। नमस्ते। मेरे 2 SIP है,
एक SBI फोकस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसमें मेरा 10,000 का SIP है, और दूसरा है ABSL इंडिया जेन नेक्स्ट ग्रोथ डायरेक्ट, उसमें मेरा 10,000 का SIP है। तो मुझे पूछना था कि और 2 साल मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब प्रेजेंटली आई एम 58, तो मतलब 60 कंप्लीट होने के बाद मेरा 50 लाख तक हो जाएगा क्या, ऐसा मेरा पूछना है। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो इनके फिलहाल जो SIP चल रही है वो 25,000 के आसपास की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 40 लाख है और 2 साल में 50 लाख का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। अब पता कर लेते हैं कि क्या कैसा है पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो से क्या वो हासिल कर सकेंगे। SBI फोकस्ड इक्विटी है इनके पास 15,000 रुपये महीना और आदित्य बिरला का इंडिया जेन नेक्स्ट फंड है। क्या सजेशन रहेगा आपका? प्रशांत जी, देखिए आपके जो 7 साल से आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर इन दोनों स्कीम्स का मैं देखूं तो ठीक है, इसमें कोई बदलाव उस लिहाज से करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि आपने कहा कि 2 साल बाद 2025 में आपका रिटायरमेंट है और उस समय आपको इन पैसों की जरूरत है। तो देखिए, जनरल जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ना आपके रिटायरमेंट या कोई भी गोल्स जब हमारे पास में आते हैं, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसके 2 या 3 साल पहले से आप इक्विटी में से निकलने लगे और डेट में अपने आप को थोड़ा थोड़ा फंड ट्रांसफर करते रहे। इसका कारण ये होता है कि जब मान लीजिए 2025 में आपका रिटायरमेंट होगा और आपके पैसे सारे अगर इक्विटी में लगे हुए हैं और उस समय ही कोविड जैसा कोई सिचुएशन हो गया या कोई बड़ी क्राइसिस आ गई और मार्केट बहुत तेजी से गिरता है और बहुत शार्प करेक्शन होता है, तो आपका रिटायरमेंट के टाइम पे जो इकट्ठा पैसा है वो उससे पूरे पे आपको लास्ट मोमेंट वॉलेटिलिटी की वजह से आपको लॉस होने लग जाएगा। तो जनरली ये माना जाता है कि आपको पहले से ही जब आपके लक्ष्य पूरे होने, मान लीजिए 2025 में आपका लक्ष्य पूरा होना है, तो आप क्या करेंगे कि 2 साल पहले से आप धीरे धीरे इक्विटी में से निकल के डेट में जाने लग जाएंगे, ताकि लास्ट मोमेंट वॉलेटिलिटी से आपके पूरे कॉर्पस पे इंपैक्ट नहीं आए। अब ये एक थियोरी है, और दूसरी थियोरी कई लोग ये भी मानते हैं कि मुझे आई हैव द रिस्क एपेटाइट, मेरे पास वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है। दूसरी, रिटायरमेंट में मुझे पूरे पैसे एक साथ नहीं चाहिए, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ इवन बियॉन्ड रिटायरमेंट। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो आप अपने आप से डिसाइड करिए कि आपको अभी मूव करना है डेट में कि आपको इक्विटी में ही बने रहना टिल दी एंड, और उस हिसाब से आप ये डिसीजन ज्यादा बेटर ले पाएंगे। और आप डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टर हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इन चीजों को बारीकी को समझेंगे और कोई एक्शन ले पाएंगे। अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो किसी प्रोफेशनल से आप मिलके स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगर आप यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि इक्विटी में बने रहना है, तो इन 2 स्कीम्स को आप डेफिनेटली 2 साल और कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। प्रतिभा ने हमें भेजा है दिल्ली से ईमेल के थ्रू, और जो इनका सवाल है वो है कि 30,000 की इनकी फिलहाल SIP चल रही है और 16 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जिसमें इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई हैं, और जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास की हैं। 12 साल में 1.5 करोड़ का इनका टारगेट है। रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो इनके पास HDFC फोकस 30, पराग पारिक टैक्स सेवर, कोटक स्मॉल कैप, और साथ ही इनके पास SBI स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड है। जानना चाहती हैं पोर्टफोलियो कैसा है, साथ ही जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और DSP टैक्स सेवर में है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली, जो इनका कॉर्पस रिक्वायरमेंट है कि 10 से 12 साल बाद इन्हें करीबन 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो मेरे अनुमान में कि अगर इन्हें 14% आसपास का रिटर्न अगले 10-12 साल में मिलता है, तो इनका कॉर्पस जो इकट्ठा करने का जो उम्मीद है वो पूरा हो जाएगा। तो 1.5 करोड़ रुपए ये इकट्ठा कर पाएंगे। अब इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो सारी स्कीम्स अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी कारण कंपल्सिव रीजन नहीं लगता कि भाई इनमें से चेंजेस करने की जरूरत है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पूरे पोर्टफोलियो पे एज एन होल दूंगा कि ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो, अगर आप देखें तो इसमें मिड एंड स्मॉल कैप्स पे एलोकेशन बहुत ज्यादा है। और अगर प्रतिभा जी आपने बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में एलोकेशन ज्यादा रखना है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, कारण ये है कि कई पोर्टफोलियोज हम देखते हैं कि लोगों को मिड एंड स्मॉल कैप ये सब का फर्क नहीं समझ में आता, सिर्फ ये देखते हैं कि पास्ट का रिटर्न किसने कौन से स्कीम ने अच्छा दिया है, वो भले स्मॉल कैप हो सकता है, लेकिन ये समझना होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, तब जाके थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद बनती है। अगर आप इस फैक्ट से इस इंफॉर्मेशन से वाकिफ है और इसके बावजूद आपने मिड एंड स्मॉल कैप अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है, तो बेझिझक कंटिन्यू करिए। अगर वो इरादा नहीं था आपका,
तो प्लीज आप एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप देख लीजिए किस तरह से आपने डिसाइड करके बनाया है और उस हिसाब से आप फिर उसके बाद का एक्शन लीजिएगा। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन दिए गए हैं, वो इम्प्लाई कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। चलिए, रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल आप देखते रहिए योर मनी। रहे योर मनी, हमारे साथ अर्शुन रुंगटा मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू एक रौनक ने सवाल भेजा है हैदराबाद से, और सवाल है इनके पोर्टफोलियो को लेकर। फिलहाल 15,000 की SIP ये कर रहे हैं और 1 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। फंड्स काफ़ी सारे हैं इनके पोर्टफोलियो में, और अगर फंड्स देखें तो इन्होंने लिया हुआ है टाटा डिजिटल इंडिया फंड 3000 पर मंथ, एक्सिस मिड कैप में 1000 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप में 250 पर मंथ, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप में 500 पर मंथ, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 2,000 डाल रहे हैं, और फाइनली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000 पर मंथ है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, प्लस 1 करोड़ के इनके टारगेट्स पर आपके सजेशंस। सुमन दिपाली, देखिए बहुत सारी स्कीम्स है इनके पोर्टफोलियो में। इतने सिर्फ 15,000 रुपए महीने के लिए आपको 8 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ और मैं उन्हीं स्कीम्स को पिक कर रहा हूँ जो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो इन्हें कोई नया फोलियो नहीं खोलना है, सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट कर देना है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में चाहे 3,000 अभी कर रहे हैं, उसमें 5,000 करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 और SBI स्मॉल कैप में 5,000। तो सिर्फ 3 स्कीम इनके पास रह जाएगी और पूरी 15,000 इनके महीने की SIP हो जाएगी। बाकी सब स्कीम्स में आप अपनी SIP बंद करें और पूरे पोर्टफोलियो को आप कंसोलिडेट करके इन 3 स्कीम में रख लीजिए। आपको मार्केट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा आपका। जो इसका टारगेट है कि 15 साल बाद इन्हें 1 करोड़ रुपए करीबन चाहिए, तो अगर हम 14% का रिटर्न अगर अनुमान लगाएं तो इनका टारगेट के बहुत करीब आ जाएंगे, तो वो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं लगती। ओके, तो इनके पोर्टफोलियो पर एक जो सलाह दी गई है वो ये कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पोर्टफोलियो क्लटर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 ही फंड्स रखें अपने पोर्टफोलियो में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और SBI स्मॉल कैप, और तीनों में आप 5-5 हज़ार रुपये डाल सकते हैं। और रही बात इस पोर्टफोलियो से 15 ईयर्स में 1 करोड़ के आसपास का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। तो आप इन्वेस्टेड रहिए, ये आपके लिए सजेशन है आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, इसके अलावा अपने मॉनिटर तो करना ज़रूरी है ही, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा क्रिस्प कर सकते हैं, ये सजेशन है। एक सवाल लेंगे, गौरी शंकर का सवाल है। 38 साल इनकी उम्र है, ये 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं और 3 लाख का, इनफैक्ट 15 ईयर्स में 3 लाख का टारगेट है। जानना चाहते हैं किस फंड में कितना इन्वेस्ट करें और 15 ईयर्स के होराइजन से कैसा पोर्टफोलियो बनाएं, या फिर कितनी EMI इनको लगेगी अगर ये पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। दीपाली, देखिए 3 लाख रुपए आपको अगर 15 साल में इकट्ठा करने हैं, तो आप अगर महीने की 500 या 600 रुपए की भी अगर SIP करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो ये हर एक इन्वेस्टर के लिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की और चाहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट कैसे फंक्शन करता है, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर वो समझने की भी कोशिश करना चाहें तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि छोटी रकम से आप शुरू करें ताकि आपको एक ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए। तो इनके लिए मैं एक स्कीम दे दूं, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड। तो देश की जो सबसे बड़ी 250 कंपनियां हैं वो इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगी पूरी। तो इडलवेज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड है, मॉनिटर करना, ये सब ट्रैक करना आसान होगा इनके लिए, कुछ ज्यादा फेर बदलाव करने नहीं होंगे बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। जो इंडेक्स का रिटर्न है वो इनको मिलेगा। तो ये एक स्कीम है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए 500 या 600 रुपए से अगर शुरू करते हैं, इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। और रही बात आपके लिए सजेशंस की, तो जैसे आपको बताया गया, आप 15 साल में 3 लाख का क्योंकि सिर्फ कॉर्पस लेना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत अग्रेसिव टारगेट नहीं है। आप सिर्फ 600 रुपए की भी SIP करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। रही बात आपके लिए, तो आप एक ही फंड ऑप्ट कर लीजिए, एडलवाइज का निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, और इन्वेस्टेड रहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई क्वेरीज की। अब पूछ लेते हैं मिस्टर रुंगटा के चॉइसेस, कौन से फंड्स उन्होंने चुने हैं और किन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अगर बिगनर हैं। तो बताइए मिस्टर रुंगटा, आपकी चॉइसेस क्या हैं? वेल दीपाली, मैंने 4 फंड अलग अलग कैटेगरी के देखे हैं। एक है टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड,
इसका पर्पस ये कि इसमें आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज ऐसे सबका एक्सपोजर एक ही फंड में मिल जाएगा। तो आपको हर मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स के एक्सपोजर मिलता है, रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। सो मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड टाटा का जो स्कीम है वो एक ऑप्शन है। लार्ज कैप इंडेक्स फंड में ऑफकोर्स एक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। तो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स की जो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उन सब में 2% एलोकेशन होता है। ये नहीं कि रिलायंस में 10-12% का है, बाकी कोई कंपनियों में 1% तक चला जाता है, नीचे या 0.5% तक जाता है। तो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उन सभी कंपनीज में 2% का एलोकेशन हो जाएगा। तो इट्स एन इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तीसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप बायस्ड वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग फंड है जिसमें इंटरनेशनल इक्विटी का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, तो मार्केट में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट्स में आपको 25% एक्सपोजर मैंडेटरी है। उसके अलावा बाकी का जो 25% एलोकेशन है वो एक इन्वेस्टर, वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे इन 4 फंड्स की जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो अपने एक इन्वेस्टर समझ लें और पोर्टफोलियो में कैसे अपने जोड़ना है वो उस हिसाब से समझ के अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड, साथ ही आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, इन फंड्स को ऑप्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए 4 फंड्स और निवेश की शुरुआत कीजिए। चलिए, शुक्रिया मिस्टर रुंगटा शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स को, साथ ही क्वेरीज को भी सॉर्ट करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर।